हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार पीएस एडुकेयर हब पे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा, जो कि 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच के समय काल में जो तीन राजवंश चेर, चोल और पांड्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उन तीन राजवंशों के पतन के बाद जो राजवंश दक्षिण भारत में उभर के आते हैं, उन्हीं राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 6 राजवंश उभर के आते हैं, यानी कि संगम काल के बाद 6 राजवंश जो उभर के आते हैं वो राजवंश हैं पल्लव, बताफी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और कल्याणी के चालुक्य। इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इन 6 राजवंशों को देखने के लिए हम 2 वीडियो में कवरअप करेंगे। 3 राजवंश को इस आज के वीडियो में कवरअप करेंगे। नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा, उसमें हम 3 राजवंशों को कवरअप करेंगे। अब देखते हैं दक्षिण भारत एक्चुअली में है क्या, तो मैप से समझने का कोशिश करते हैं। या विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र जो है वह दक्षिण भारत कहलाता है। अब थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं इस दक्षिण भारत के इतिहास, जो कि हम 500 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच के समय काल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पल्लव वंश को, क्योंकि संगम काल के जो 3 राजवंश थे, यानी कि 100 से लेकर 300 ईस्वी के बीच चेर, चोल और पांड्य, उनके पतन के बाद जो सबसे पहला राजवंश उभर के दक्षिण भारत में आता है वो पल्लव राजवंश है। तो आइए देखते हैं पल्लव राजवंश मैप से। वर्तमान का तमिलनाडु क्षेत्र ही कह सकते हैं। पल्लवों का शासन तंत्र था। ये पल्लव जो थे वो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच के क्षेत्र में अपना राजतंत्र स्थापित किए। आज ये देखते हैं पल्लवों को। पल्लव वंश की स्थापना 575 ईस्वी में मानी जाती है और इसके संस्थापक जो थे वह सिंह विष्णु थे। कहीं कहीं बुक में आपको बप्पा देव भी मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो थे वह कौन थे? सिंह विष्णु ही थे। इनकी जो राजधानी थी वह कांची थी, वर्तमान का कांचीपुरम। इनकी जो भाषा थी वह क्या थी? संस्कृत थी। हालांकि आम बोलचाल की भाषा प्राकृत भी थी। अब इसके जो यह इंपॉर्टेंट शासक संस्थापक सिंह विष्णु हुए, उनके बारे में 3-4 पॉइंट देख लेते हैं। सिंह विष्णु साहब जो थे अपने साम्राज्य को यह कहां तक लेके चले गए? मैप में देखेंगे कावेरी नदी तक लेके चले गए। और इसके बारे में एक और पॉइंट, आदिवरा गुहा मंदिर जो है मामलापुरम में, उसका निर्माण किसने करवाया था? सिंह विष्णु साहब ने करवाया था। अब यह दक्षिण भारत के ऐसे शासक थे जिसने चेर, चोल और पांड्यों को शासकों को क्या किया था? हराया था। और एक भारवी जो कि काफ़ी फेमस लेखक हैं, उनकी एक रचना है कीर्ता अर्जुनियम। उसकी रचना जो भारवी साहब किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के ही दरबार में रहते थे, यानी उसी समय काल में वो थे। अब सिंह विष्णु के बाद जो शासक बनते हैं पल्लवों का, वह बनते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम बनते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासक रहते हैं। इस बीच महेंद्र वर्मन से संबंधित एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट है उसको फ्रेंड्स देख लेते हैं। महेंद्र वर्मन जो थे एक महान कवि और संगीतज्ञ थे। शुरू में ये जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन एक तमिल के एक संत थे अपर, उनके प्रभाव में आके ये क्या करते हैं? शैव धर्म को अपना लेते हैं। और मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? यही कोई और नहीं, महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। और महेंद्र वर्मन प्रथम को 610 ईस्वी में बतापी के चालुक्य के बहुत ही शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, जिससे काफी आहत हुए थे। अब देखेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उनका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम शासक बनते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कैसे नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को
हराते हैं और पिता के हार का बदला लेते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल जो है वह 630 ईस्वी से लेके 668 ईस्वी के बीच माना जाता है। और यह जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे यह पल्लव के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। और इन्होंने क्या किया कि जो बतापी के चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय थे उनको 642 ईस्वी में इनको हरा दिया और उनको मार दिया। यानी कि अपने पिता महेंद्र वर्मन के हार का बदला वह पुलकेशिन द्वितीय से बड़ा ही अच्छी तरीके से लिए। कौन? जो नरसिंह वर्मन प्रथम साहब थे। और जैसे ही पुलकेशिन द्वितीय को हराए उन्होंने एक उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की फ्रेंड्स? वह बतापी कुंड की उपाधि धारण किए। इन्होंने महाबलीपुरम में, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। उसके बाद एक और पॉइंट इससे संबंधित देख लेते हैं। जो वेनसांग थे, जो हर्षवर्धन के शासन काल में भी हर्षवर्धन के यहाँ गए थे दरबार में, वो दक्षिण भारत में कांची गए। किसके शासन काल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में वेनसांग कहाँ गए थे? कांची गए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद और शासक हुए, लेकिन वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हम जो देखते हैं महत्वपूर्ण शासक हुए एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो शासन काल है वह 700 से लेके 728 ईस्वी माना जाता है। ये बहुत कम लड़ाइयाँ लड़े, यानी न के बराबर लड़े, इसलिए इनका जो शासन काल था वह शांति का शासन काल माना जाता था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो शासन काल था वह शांति का शासन काल माना जाता था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कांची में कैलाश मंदिर, जिसको राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण कराए। इस मंदिर से कहा जाता है कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। अब उस समय जो था, उसके बाद के समय, उस समय 3 तरीके की स्थापत्य कला का प्रयोग किया जाता था। एक था नागर शैली, एक था बेसर शैली, एक था द्रविड़ शैली। नागर शैली स्थापत्य कला का प्रयोग उत्तर भारत में किया जाता था, जबकि बेसर शैली स्थापत्य कला का उपयोग मध्य भारत में किया जाता था, जबकि द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का उपयोग या प्रयोग कहाँ किया जाता था? दक्षिण भारत में किया जाता था। अब इससे संबंधित एक और पॉइंट देख लेते हैं। 10 कुमार चरित के लेखक जो दंडी थे, वह दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह अपराजित वर्मन हुआ, जो 880 से लेके 897 ईस्वी तक शासक रहा। और यह चोलों के द्वारा पराजित हुआ। और जो पल्लव वंश जो है वो क्या हो गया? किसके हाथों में चला गया फ्रेंड्स? चोलों के हाथों में चला गया। पल्लव वंश है चोलों के हाथों में चला गया। अब हम दूसरा जो राजवंश देखेंगे वह बतापी का चालुक्य देखेंगे। बतापी के चालुक्य देखने से पहले थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। यह बतापी के जो चालुक्य थे, एक्चुअली में ये दक्षिण भारत के नहीं थे, ये उत्तर भारत के थे। अयोध्या के एक विजयादित्य साहब थे, वह अपना राज स्थापित करने के चक्कर में दक्षिण भारत में चले गए, जहाँ पे उनको पल्लवों ने क्या किया? हरा के उनको मार दिया। उसके बाद उनके वंश के जयसिंह ने क्या किया? बतापी में सत्ता स्थापित कर ली। तो यानी कि ये जो बतापी के चालुक्य थे ये उत्तर भारत के थे। तो ये देखते हैं बतापी के चालुक्य संस्थापक कौन है? जयसिंह है। राजधानी जो बतापी वर्तमान का बादामी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा हुआ वह पुलकेशिन प्रथम, जिसका शासनकाल 535 से लेके 566 ईस्वी, कहीं कहीं आपको 543 ईस्वी भी लिखा मिलता है। अब ई पुलकेशिन के बाद जो शासक बना वह कीर्तिवर्मन था। पुलकेशिन प्रथम के जो 2 पुत्र हुए, एक का नाम कीर्तिवर्मन, दूसरे का नाम मंगलेश था। पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन शासक बनते हैं, कीर्तिवर्मन के बाद मंगलेश शासक बनते हैं। इस बीच हम देखेंगे कि कीर्तिवर्मन के 3 पुत्र थे, पुलकेशिन द्वितीय और विष्णुवर्धन और जयसिंह।
अब मंगलेश क्या करते हैं, अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को शासक बना देना चाहते हैं। कहाँ का, बतापी के चालुक्य का। तो उनका भतीजा यानी कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय उनका विरोध करता है, उनको हरा देता है और सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। अब पुलकेशिन द्वितीय से कुछ पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय साबित हुआ। और इसकी जानकारी हमको ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है, रवि कीर्ति द्वारा रचित है। उसके बाद हम देखेंगे एक पॉइंट, पुलकेशिन द्वितीय साहब ने इसी नर्मदा नदी के किनारे किसको हराया था, उत्तर भारत के बहुत ही शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन को हराया था और परमेश्वर तथा दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि क्या किया, धारण किया। अब इस पुलकेशिन द्वितीय को आपको बताया, महेंद्र वर्मन को यह पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी में हराए थे और इसी महेंद्र वर्मन के पुत्र जो नरसिंह वर्मन हुए वह पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में हरा देते हैं और इनको मार देते हैं। और जैसे ही नरसिंह वर्मन प्रथम इनको हराते हैं पुलकेशिन द्वितीय को, वो बतापी कुंड की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के लिए सत्ता जो होती है, बतापी की सत्ता होती है पल्लवों के हाथ में होती है। उनके बाद इनका पुत्र आपको पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र 13 वर्षों के बाद 655 ईस्वी में फिर सत्ता अपने हाथों में लेता है। जो इस वंश का अंतिम शासक होता है वह कीर्तिवर्मन द्वितीय होता है। अब इससे संबंधित हम एक देखेंगे, जो पुलकेशिन द्वितीय साहब थे नर्मदा नदी के तट पर जैसे ही हर्षवर्धन को हराए तो एक क्षेत्र था आपको गोदावरी नदी के किनारे, उस क्षेत्र को विजित कर लिए, वहां पर अपना सत्ता स्थापित कर दिए और अपने भाई विष्णुवर्धन का वहां पे राज्याभिषेक कर दिया, यानी विष्णुवर्धन को वहां का शासक बना दिए। आइए देखते हैं इसी बेंगी के चालुक्य। आपको बताए थे कि जो कीर्तिवर्मन के 3 पुत्र थे, पहले पुत्र पुलकेशिन द्वितीय, दूसरे पुत्र विष्णुवर्धन जो कि बेड़ी के चालुक्य, जो कि यह बेगी कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य है, बीच में है। यहाँ का संस्थापक कौन बनता है, विष्णुवर्धन। कैसे बनता है, हर्षवर्धन को हराते हैं पुलकेशिन द्वितीय और अपने भाई को वहाँ का शासक बना देते हैं। उसके बाद विष्णुवर्धन प्रथम के बाद बेंगी का जो शासक बनता है वह जयसिंह प्रथम बनता है। जयसिंह प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं वह इंद्रवर्धन बनते हैं। इंद्रवर्धन के बाद फिर विष्णुवर्धन द्वितीय शासक बनता है। विष्णुवर्धन द्वितीय के बाद फिर जयसिंह द्वितीय शासक बनते हैं। जयसिंह द्वितीय के बाद फिर से एक बार पुनः विष्णुवर्धन नाम का यानी विष्णुवर्धन तृतीय शासक बनता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इस सीक्वेंस को पढ़ लेंगे कि अगर एग्जाम में दे तो हम उसको बड़े ही आसानी से कर सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, इससे संबंधित MCQ क्वेश्चन से मारिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।